सुप्रभातम। नव प्रभात में नई उमंग के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व, बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रभावशाली उपाय, संस्कृत का ज्ञान और भारतीय संस्कृति की झलक। नमस्कार, मैं हूं नीतीश भारद्वाज। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। भारतीय काल गणना की परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। पंचांग इसी का एक छोटा पर अनुपम उदाहरण कहा जाता है, जिससे हम तिथि, वार, नक्षत्र आदि जान पाते हैं। तो आइए कार्यक्रम में सबसे पहले देखते हैं आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, मंगलवार, अश्विनी नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। सुभाषित, जिसका अर्थ है सुंदर वचन, आवश्यक बातें, प्रेरणात्मक संदेश और अनुकरणीय विचार, जो हमारे साहित्य ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुभाषित। अज्ञोऽपि तज्ज्ञतामेति, शनैः शैलोऽपि चूर्ण्यते, बाणोऽप्येति महालक्ष्यं, पश्याभ्यास विजृम्भितम्। अभ्यास की शक्ति देखिए। निरंतर अभ्यास से किसी विषय से अनभिज्ञ भी उस विषय का ज्ञाता हो जाता है। पर्वत को धीरे धीरे घिसकर चूर्ण बना दिया जाता है और ठीक इसी तरह तीर को भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया जाता है। Witness the power of practice. By sustained practice, even a novice can become expert. A mountain can be turned into dust gradually, and an arrow can be made to strike its target. और अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा का। वृक्ष धरातलीय वायुमंडल में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन दिन रात छोड़ते रहते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति को अरण्य अर्थात वृक्षों की संस्कृति भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति, संस्कारों और ग्रंथों में सर्वे भवन्तु सुखिनः इसलिए कहा गया है कि वृक्ष सभी को समान रूप से प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, पंथ, जाति का हो। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को काटना पाप माना गया है और पूजा पद्धति में वृक्षों को सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं भारतीय प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों के महत्व के बारे में इस प्रभाग में। वैज्ञानिक आधार पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि वृक्ष, पेड़ पौधे धरातलीय वायुमंडल में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन दिन रात छोड़ते रहते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में पेड़ों की पूजा करने का प्रचलन हुआ। ग्रंथों में वृक्षों को अपने पुत्रों से बढ़कर माना गया है। इसलिए भारतीय परंपरा में वृक्षों के प्रति आकर्षण और संवेदनशीलता है। भारतीय संस्कृति को अरण्य अर्थात वृक्षों की संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता वनों से ही आरंभ हुई। प्रकृति के विविध स्वरूप को समझते हुए वृक्षायुर्वेद की रचना की गई। भारतीय संस्कृति में वृक्षों की जितनी महिमा गरिमा का उल्लेख किया गया है, संभवतः और किसी देश की संस्कृति में देखने को नहीं मिलता है। प्रत्येक पेड़ पौधे, वनस्पति व वृक्ष में प्रकृति की एक अनुपम शक्ति और रहस्य छुपा हुआ है, जिसका आख्यान वेदों, उपनिषदों, पुराणों, शास्त्रों, लोक विश्वासों व परंपराओं में अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होता है। इन वृक्षों के शुभ अशुभ परिणामों को लेकर काफी अध्ययन भी किए गए। कौन से वृक्ष हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी हैं? कौन से वृक्ष केवल सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं? कौन से वृक्ष हवन की दृष्टि से पवित्र हैं? इन सभी सत्यों एवं तथ्यों की जानकारी हमारे वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति में वृक्ष मानव के लिए स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रमुख घटक के रूप में माने जाते हैं।
वृक्षों को देवता के समान मानकर उनकी उपासना, अभ्यर्थना की परंपराएं हमारी धरोहर रही हैं। वेदों में वृक्षों को पृथ्वी की संतति कहकर इन्हें अत्यधिक महत्व एवं सम्मान प्रदान किया गया है। गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहम औषधम, अर्थात मैं ही औषधि हूं तथा वृक्षों में अश्वत्थ पीपल हूं। आयुर्वेदाचार्यों की दृष्टि में देखें तो विश्व में ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो औषधि के गुणों से युक्त न हो। यहाँ पर वृक्षों को देवतुल्य मानकर इन्हें व्यर्थ रूप से काटने पर नैतिक प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए श्वेताश्वतरोपनिषद में वृक्षों को साक्षात ब्रह्म के सदृश बताया गया है। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः। महाभारत एवं रामायण में वृक्षों को देवताओं के समान माना गया है और इसका पूजन सामग्री के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। महाभारत के एक पर्व में कहा गया है कि पर्ण और फलों से समन्वित कोई भी सुंदर वृक्ष इतना सजीव एवं जीवंत हो उठता है कि वह पूजनीय हो जाता है। एको वृक्षो ह्यो ग्रामे भवेत पर्ण फलान्वितः। संस्कृति संवेदना से पनपती है और हमारे अंदर वृक्षों के प्रति जब तक गहरी संवेदना संप्रेषित नहीं होती तब तक पर्यावरण का शोषण एवं दोहन होता रहेगा। इसके लिए आवश्यक है एक सर्वोपरि अखंडित अनुशासन की। जिस तरह सूर्य, चंद्रमा, आकाश अपनी अपनी सीमाओं में आबद्ध होकर नियमबद्ध तरीके से परिचालित हैं। इसी को मूल मंत्र मानकर पर्यावरण के अपार क्षरण को रोका जा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रतिपालन करते हुए एवं भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। भारतीय संस्कृति, संस्कारों और ग्रंथों में सर्वे भवन्तु सुखिनः इसलिए कहा गया है कि वृक्ष सभी को समान रूप से प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, पंथ, जाति का है। सभी सुख तब होंगे जब निरोगी रहेंगे और निरोगी रहने के लिए प्रदूषण रहित वायुमंडल शुद्ध रहना चाहिए। वायुमंडल शुद्ध रखने के लिए किसी भी देश में उसके क्षेत्रफल के 33% भाग पर वृक्षों का होना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को काटना पाप माना गया है और पूजा पद्धति में वृक्षों को सम्मानित किया गया है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब समय है स्वास्थ्य मंत्र प्रभाग का। अगर आपको सांस लेने में परेशानी होती है, रात को सोते हुए खांसी से नींद खुल जाती है और छाती में जकड़न महसूस होती है, तो ये दमा रोग हो सकता है। आज विश्व दमा रोग दिवस है। दमा रोग में कौन से संवेदी तत्व आपके लिए समस्या बन सकते हैं और दमा के रोगी को क्या सावधानी रखनी चाहिए, जानते हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज के इस रिपोर्ट में। दमा के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है विश्व दमा रोग दिवस। दमा एक श्वसन रोग है जो काफी लोगों को प्रभावित करता है। दमा से प्रभावित व्यक्ति में सांस लेने में कठिनाई होती है। दमा होने पर किसी विशेष संवेदी तत्व के संपर्क में आने पर व्यक्ति की श्वसन नलिकाओं में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है और व्यक्ति को समस्या होती है। आज विश्व दमा रोग दिवस है। ये एक बहुत ज़रूरी इसलिए है बिकॉज दमा या एस्थमा एक बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट बीमारी है। बहुत लोगों को एस्थमा है, लेकिन या तो उन्हें पता नहीं लगता कि उनको एस्थमा है, या दूसरी चीज़ ये होती है कि कई लोगों को बहुत ही झिझक होती है कि उनको एक एस्थमा के रोग का लेबल दिया जाए। पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि एस्थमा और दमा आज के दिन में बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीटेबल, वो बीमारी है जिसका पूरा इलाज या पूरा कंट्रोल हो सकता है। ट्रिगर्स यानी वो तत्व जिनसे दमे के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे कई तत्व हो सकते हैं जैसे घर में धूल, मिट्टी, धुआं, वायु प्रदूषण, पराग के कण, तेज गंध, अचानक तापमान में परिवर्तन। इन सभी तत्वों से दमे का दौरा पड़ सकता है। ट्रिगर बहुत ज़रूरी है समझना। जब मौसम बदलता है, कई लोगों को एलर्जी की टेंडेंसी होती है। ये अप्रैल मई का समय और जो नवंबर अक्टूबर के टाइम का समय है जब मौसम बदलता है, इसमें कई बार पोलन सीजन कहते हैं कि जो कई पेड़ पौधे हैं वो अपना पोलन भी हवा में रिलीज़ करते हैं। जो लोग सेंसिटिव हैं, जिनको एलर्जी है, वो इन समय में अब ये महसूस करते हैं कि उनकी खांसी बढ़ गई, सांस फूलना बढ़ जाता है, सीटी जैसी आवाज़ आना जिसको हम वीजिंग कहते हैं वो बढ़ जाता है। तो ये होते हैं सीजनल ट्रिगर। दूसरी चीज़ होती है कि कई लोगों को
कुछ नोन ऐसी चीज़ें होती हैं जो एस्थमा ट्रिगर करती हैं। कई बार बच्चों में देखा जाता है, इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा, जिसका मतलब दौड़ने पे या ठंडी हवा के संपर्क में आने से उनके जो सांस के रास्ते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, सांस फूलना, वीजिंग बढ़ जाती है। और कई लोगों को ड्रग इंड्यूस्ड एस्थमा भी होता है, या कुछ ऐसी दवाइयाँ, बीपी की कुछ दवाइयाँ होती हैं जो शुरू करने पे उनको खांसी या सांस की तकलीफ हो सकती है। तो कई लोगों में बहुत सारे ट्रिगर होते हैं, इसलिए आपको अगर एस्थमा या खांसी की तकलीफ है जो कि लंबी चल रही है, आप किसी विशेषज्ञ को दिखाएं ताकि ये पता लगा सकें कि आपका एस्थमा वाकई में किसी ट्रिगर से हो रहा है या आपको इलाज किस तरह लेने की जरूरत है। यदि दमे का सही इलाज ना हो या इसके लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए तो गंभीरता बढ़ सकती है। जब हम एस्थमा के मरीजों का इलाज करते हैं, हमारा एम ही यही होता है कि किस तरह वो मरीज इस तरह रहे कि पता ही ना लगे उनको कोई बीमारी है। इस चीज को कहा जाता है एस्थमा कंट्रोल। एस्थमा कंट्रोल के 4-5 कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ना तो दिन में कभी सिम्टम होना, ना तो रात में सिम्टम होना, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जिस तरह आप जी रहे हैं वो नॉर्मल होना, आप सारा वो काम कर पाएं जो एक नॉर्मल व्यक्ति करता है। और इसको इन्हेलर्स के द्वारा उनकी डोज, मात्रा, ड्यूरेशन कितना देना है, वो सब करके पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। 2-3% वो लोग जिनमें एस्थमा, सीवियर एस्थमा होता है, उनके लिए आज ऐसी इलाज भी अवेलेबल हैं जिसको हम बायोलॉजिकल थेरेपी कहते हैं, जो इंजेक्शन के द्वारा बहुत ही कम प्रपोर्शन जो लोग हैं उनको दी जाती है। उनमें भी एस्थमा का पूरा कंट्रोल करके उनको एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा जीवन दिया जा सकता है। आवश्यक है कि दमा होने पर उसका सही प्रबंधन किया जाए, जिससे व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। सुप्रभातम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और उससे पहले एक अल्प विराम का समय है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, समय पर बीमारी का पता लगना और समय पर उसका इलाज होना बहुत आवश्यक है, किंतु बीमारियों से जितना संभव हो स्वयं को बचा कर रखना चाहिए, जिसके लिए हम सबके पास उपहार के रूप में उपलब्ध है योग। आज के योग के प्रभाग में देखते हैं वो प्राणायाम क्रियाएं जिससे सर दर्द से निजात पाया जा सकता है। नमस्ते, मैं संगीता जैन। तेज आवाज, तेज धूप में अधिक देर रहने, किसी गंध के कारण, तनाव के कारण या नींद पूरी ना होने के कारण अक्सर सिर में दर्द हो जाता है। क्या आप भी सिर दर्द से परेशान हैं और तुरंत दवा ले लेते हैं? रुकिए, देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। योग कहता है नीचे झुकने वाले सारे आसन, जिसमें ब्लड का फ्लो सर की तरफ आता है, तो सर को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है और आपका सर दर्द कम हो जाता है। तो आज जानते हैं कुछ आसन। पहला आसन है हस्तपाद आसन, जो हम खड़े होकर करेंगे। दोनों हाथों को सर के पास रखेंगे, पूरी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, एंकल को पकड़ेंगे और सर को घुटने से लगाएंगे। ब्लड का फ्लो सर की तरफ होने से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है और सिर दर्द में आराम मिलता है। वापसी उसी प्रकार से हम करेंगे। आइए अब दूसरा आसन देखते हैं, योग मुद्रा, जिसमें एक हाथ से दूसरी कलाई को हम पीछे पकड़ते हैं। श्वास लेकर स्पाइन को सीधा रखते हुए जब नीचे झुकते हैं तो अपने ब्रह्मरंध्र को जमीन पर लगाने की कोशिश करते हैं। श्वास छोड़ते हुए ब्लड का फ्लो सर की तरफ आता है, ऑक्सीजन मिलने से सर का दर्द कम होता है।
धीरे से वापस आएंगे। साथ ही जरूरी है आप समय पर सोने जाएं और सोने के पहले कुछ देर शवासन जरूर कर लें। इससे आपकी नींद और अधिक सुकून भरी होगी और आप सुबह ज्यादा फ्रेश उठेंगे, सिर दर्द नहीं रहेगा। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हम बहुत बार कहते हैं कि ये व्यक्ति सरदर्द का कारण है या ये परिस्थिति सरदर्द का कारण है। इसका मतलब ही ये है कि वो परिस्थिति को हम झेल नहीं पाते, वो हमारे लिए कुछ कठिन लगती है। कोई चीज़ कठिन नहीं है, आप बस छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़िए, प्रयत्न करते रहिए, अपने आप को थोड़ा फिट रखिए। ज़रूरी है कि थोड़ा स्किपिंग करना, थोड़ा दौड़ना, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सर्कुलेशन सिर तक अच्छी तरह बढ़ाएगा और सरदर्द नहीं होगा। कोशिश ये करें कि ये चीज़ पसंद नापसंद से ऊपर उठे, जो है वो अच्छा है। खाना जो हम खाते हैं बीच बीच में नहीं खाए क्योंकि वक्त नहीं है और कभी ज़्यादा खा लिया, ये बहुत गलत चीज़ है, ये सरदर्द का कारण है। समय पर नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा खाना खाना, सरदर्द कभी नहीं होगा। कोशिश ये रहे कि खाने में नियमितता लाएं और फिर सोने में आपको अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो हर जगह दर्द होगा। कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद राजभवन से मतदान करने के लिए निकल गए हैं। आज गुजरात में मतदान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद राजभवन से मतदान करने के लिए निकले हैं। लोकसभा निर्वाचन के रूप में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में मतदान करने वाले हैं, जो अभी अहमदाबाद राजभवन से निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और हमारे संवाददाता मेघना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। कल फिर पुनः उपस्थित होंगे नए प्रभागों के साथ। नमस्कार।